अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोलर सोल्यूशन को अडॉप्ट करने जा रहे हैं और आपको इसके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपके लिए आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। जब भी एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इसका डिसीजन करता है कि उसने सोलर सोल्यूशन को अडॉप्ट करना है तो सबसे पहला सवाल जो उसके जहन में आता है वो ये होता है कि किस तरह के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के सोलर सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले सिस्टम को ग्रिड टाइप सिस्टम कहा जाता है। इसमें बैटरीज नहीं होती और इसमें नेट मीटरिंग करवाई जाती है, जिससे जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है आप उसको वापडा को सेल बैक कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है इट इज़ अ हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें हम नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं और इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको एक बैकअप मिल जाता है, जिससे अगर कभी भी लोड शेडिंग होती है तो आपका जो सोलर सिस्टम है बैटरीज के साथ वो ऑपरेट करता रहेगा और आपको आपके स्पेसिफिक डिफाइंड लोड के ऊपर बैकअप मिलता रहेगा। और तीसरा ऑप्शन जो कि बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है आजकल, उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम का ताल्लुक वापडा से बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सोलर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उससे वो बैटरीज को चार्ज करता है और उसके बाद आपका कुछ लोड होता है जिसको वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो कि बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं और वहाँ पे वापडा का कनेक्शन है ही नहीं, तो अगर आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यू कैन गो फॉर ऑफ ग्रिड सोलर सोल्यूशन। तो अगर हम इन तीनों सिस्टम का कंपेरिजन करें और अगर आज मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं तो 80% ऑफ द सिस्टम्स जो इंस्टॉल हो रहे हैं वो ग्रिड टाइप सिस्टम्स होते हैं। और जब भी एक हायर कैपेसिटी की बात की जाती है 50 किलोवाट प्लस 100 किलोवाट प्लस या इंडस्ट्रीज की बात करें तो ग्रिड टाइप सिस्टम पर रिलाई करती हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले ग्रिड टाइप सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं। जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है उसका सोलर पैनल्स हैं जो कि रूफटॉप इंस्टॉल होते हैं। दूसरा कंपोनेंट है इन्वर्टर जो कि आप अपने डीबी के लोकेशन के करीब इंस्टॉल करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो नेट मीटरिंग है। मेजर कंपोनेंट से 3 है, उसके अलावा केबल्स, एक्सेसरीज एंड डीबीज, ईच एंड एवरीथिंग, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन जो मेजर इक्विपमेंट हैं वो 3 होने की वजह से इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। इसमें बैटरीज नहीं है तो उसकी वजह से जो इसका ROI है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने अरसे में रिटर्न होगी, वो बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। बहुत जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको एक ग्रिड टाइप सिस्टम में होता है वो ये है कि इसमें कंप्लेंट्स बहुत कम है। अगर 100 सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं ग्रिड टाइप तो उसमें शायद किसी एक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आए, वो भी 6 to 8 मंथ्स के अंदर। तो ये ऐसा सिस्टम है जो कि हैसल फ्री होते हैं। आपने एक दफ़ा लगा दिया है तो आपने जस्ट पैनल की क्लीनिंग करनी है, उसके अलावा आपको किसी इन्वर्टर की या किसी मेंटेनेंस की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सोलर सोल्यूशन को अपनी सेविंग्स के लिए लगवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम सेविंग्स मिले आपके बिल के अंदर, सो अ ग्रिड टाइप सोलर सोल्यूशन इज फॉर यू। लेकिन इस सोलर सिस्टम का एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि आपको लोड शेडिंग के केस में बैकअप नहीं देता। अगर दिन के वक्त भी या रात के वक्त भी लोड शेडिंग होती है तो एक मोड जिसको एंटी आइलैंडिंग मोड कहा जाता है उसमें चला जाता है। दिन के वक्त भी लोड शेडिंग होती है तो सोलर सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग बैकअप है, अगर आप UPS यूज़ कर रहे हैं या जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो यूज़ करना पड़ता है। तो इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा एंड द ओनली ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको बैकअप नहीं देता। इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सोलर सोल्यूशन से सेविंग्स भी मिलते रहे और आपको साथ साथ बैकअप भी मिलता रहे तो उसके लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉल किया जाता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जो चौथा कंपोनेंट ऐड हो जाता है वो बैटरीज है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट एक नॉर्मल सोलर सिस्टम से 30, 40 या 50% ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी बैटरीज इसके साथ इंस्टॉल करते हो। अब हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड लोड कनेक्ट करना होता है अपने सोलर सिस्टम से। इस टर्म को थोड़ा सा अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो ये होता है जैसे आपकी UPS की वायरिंग होती है जिसमें आप सिर्फ डेडिकेटेड लोड को कनेक्ट करते हो अपने UPS के साथ और सिर्फ उसी लोड पे आपको बैकअप मिलता है। इसी तरह से एक हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन में भी आप डेडिकेटेड लोड, आप नंबर ऑफ ACs एंड नंबर ऑफ लाइट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ इनको आप कनेक्ट कर सकोगे। और आपके घर का जो मेजर लोड है जिसमें टॉर्क करंट पैदा होता है जैसे कि वाटर पंप है, तो उसको सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं रखना चाहिए क्योंकि टॉर्क करंट आपकी बैटरीज की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और अगर हम सेविंग्स की बात करें तो इस सिस्टम में ग्रिड टाइप सिस्टम के मुकाबले सेविंग्स थोड़ी सी कम होती हैं। उसके रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट हो रही है उसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। एक पार्ट जो कि आपके घर में यूज़ हुआ और एक्सपोर्ट हो गया जिसकी वजह से आपको सेविंग्स मिली आपके बिल के अंदर, और दूसरा पार्ट बैटरीज को चार्ज करने में यूज़ हो जाता। तो कंपैरेटिवली अगर हम इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें या इसमें हम रेट ऑफ रिटर्न देखें तो वो काफ़ी सालों में जाकर आ रहा होता है। यानी कि अगर आपका ग्रिड टाइप सिस्टम 3 से 4 साल में आपको रिटर्न दे देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी 3 से 4 साल में आपको उतनी सेविंग मिल जाती है।
लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में वो इन्वेस्टमेंट रिकवर होने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता लोड शेडिंग का। अगर आपका एसी ऑन था और लोड शेडिंग होती है तो ऑटोमेटिकली वो स्विच हो जाएगा आपके यूपीएस के, आपके सोलर सिस्टम के बैकअप के ऊपर, और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि अभी लोड शेडिंग हुई है या नहीं है, एंड फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल नहीं होती। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसको उन एरियाज में रिकमेंड किया जाता है जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास प्रॉपर बैकअप है, आपके पास यूपीएस ऑलरेडी है, आप कहते हो कि जितना बैकअप मुझे मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, तो आपको फिर एक हाइब्रिड सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना चाहता। और इस सिस्टम का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये लोड लिमिटेड सिस्टम होता है। अगर इसमें जो हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम के साथ वो किसी वजह से एक्सीड कर जाता है तो फिर आपका इन्वर्टर ट्रिप होता है, जिसकी वजह से इसमें रेपिटेड फॉल्ट्स आते हैं सिस्टम के अंदर। सो अगर आप हाइब्रिड सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा माइंडसेट बनाना है कि इसमें इतना आपको पीसफुलनेस तो मिल रही होगी कि आप लोड शेडिंग में आपको बिल्कुल बैकअप मिल रहा है, लेकिन इसमें कभी कभी इस सिस्टम में फॉल्ट्स आते हैं। तीसरा सिस्टम जिसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, इसको ऐसे एरियाज में लगाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ना हो, जैसे कि रिमोट एरियाज में। आपने कुछ जगहों पे देखा होगा कि गांव के अंदर लोगों ने कुछ प्लेट्स लगा के उसके साथ बैटरीज लगा के अपने घर के लोड को चला रहे होते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स में हम रिकमेंड करते हैं कि आप डीसी सिस्टम को अडॉप्ट करो। आपका जो लोड है वो भी डीसी हो, आप चार्ज कंट्रोलर लगाएं, ऊपर 1-2 पैनल्स लगाएं, उसके साथ एक बैटरी लगाएं और उससे आप डीसी लाइट्स एंड फैंस को ऑपरेट करें, तो वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फंक्शनल रहता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें एक और टाइप आती है जो कि ट्यूबवेल्स है। अगर आपने देखा हो कि कुछ एरियाज़ में ट्यूबवेल के साथ एक बड़ा सा सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है और वो सोलर सिस्टम ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहा होता है, तो वो भी सिस्टम्स बिल्कुल ऑफ ग्रिड होते हैं। ऑफ ग्रिड का मतलब यानी कि इनका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सोलर सिस्टम जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसी स्पीड से वो VFD को ऑपरेट करके वाटर पंप को चलाता है। दिन के वक्त जो है वो बहुत अच्छी स्पीड से पानी मिलता है, और जब जैसे जैसे सनसेट होता रहता है तो स्पीड कम हो जाती है उस चीज़ की। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स बेसिकली वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे आपने ट्यूबवेल सोलर सोल्यूशंस लगाने हो या फिर आपने रिमोट एरियाज के अंदर इंस्टॉलेशंस करनी हो। तीसरा क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इज हाउ टू चूज योर वेंडर, यानी कि आप उस कंपनी का इंतखाब कैसे करें जिससे आपने सोलर सोल्यूशन लगवाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी कंपनी को अडॉप्ट करें जो कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी दे, जिसके पास इतनी वर्कमैन फोर्स अवेलेबल हो, ताकि अगर कल को कोई इशू आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो कंपनी आपके साथ खड़ी हो और उस इशू को रिजॉल्व कर सके। तो इसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। कुछ लोग ये करते हैं कि गूगल पर सर्च कर लेते हैं द सोलर सोल्यूशंस कंपनीज इन इस्लामाबाद और लाहौर, दैट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल, लेकिन उसमें जो लिस्ट ओपन होती है वो लिस्ट ओपन होगी जिन्होंने SEO अच्छी की हुई होगी। लेकिन इसका एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये है कि आप अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाएं। वहाँ पर जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो कि सोलर सोल्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको वो मिल जाएंगी। उनकी V1 और V2 कैटेगरीज की लिस्ट है जिसमें कंपनीज के नेम्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उनमें जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं वो V1 कैटेगरी में होती हैं जो 1000 किलोवाट्स तक की नेट मीटरिंग करवा सकती हैं। फिर V2 कैटेगरी एंड देन V3 कैटेगरी है। तो आप उनमें से किसी कैटेगरी की कंपनी को सिलेक्ट करना है और देन आप उनके थ्रू नेट मीटरिंग अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक्चुअली सिलेक्ट योर वेंडर ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपके साथ जो भी कंपनी जिसके साथ आप सोलर सोल्यूशन का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसने प्रॉपर वारंटीज लिखी हो। इन्वर्टर पैनल और बैलेंस ऑफ द सिस्टम की वारंटी वो आपको इन रिटर्न दें। नॉर्मली जो ग्रिड टाइड सिस्टम्स हैं उनकी 3 से 5 साल की कंपनी वारंटी देती हैं, तो 3 से 5 साल के अंदर अगर कोई भी इशू आता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रेक्टिफाई करके देगी। अगर हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो उसकी 1 से 2 साल की वारंटी होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने पेपर के ऊपर लाजमी लेकर आनी है ताकि कल को इन केस अगर कोई इशू होता है, कोई एम्बिग्यूटी होती है, तो उस पर स्कोप ऑफ वर्क मेंशन हो कि ये जो कंप्लेन अगर आती है तो जो वेंडर है वो उसको रेक्टिफाई करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपने बहुत एहतियात से काम करना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके घर का जो वापडा के एंड पे मीटर लगा हुआ होता है उसको चेंज कर दिया जाता है और उसकी जगह ग्रीन मीटर या बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट हो जाती है, यानी कि आप वापडा को बेच देते हैं और फिर जितने यूनिट आपने वापडा को बेचे होते हैं उतने यूनिट्स आपके बिल में से माइनस हो जाते हैं और अक्सर लोगों का बिल इसी वजह से क्रेडिट में भी आता है, यानी कि वो नेगेटिव में बिल आ रहा होता है उनका। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमें 1-to-1 रेट मिलता है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने 20 रुपये का यूनिट लिया वापडा से तो आप 20 रुपये का ही यूनिट
एक्सपोर्ट कर रहे होगे। तो मंथली जो ऑफ पीक की एडजस्टमेंट होती है वो 1 to 1 हो रही है पाकिस्तान में। बिलिंग इज़ अ रियली ब्रॉड टॉपिक जिसको हम सेपरेटली तसल्ली से डिस्कस करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि नेट मीटरिंग, क्या वो नेट मीटरिंग करवा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि नेट मीटरिंग पाकिस्तान में कहीं भी जहाँ पर ISCO, लेस्को, मैपको, वापडा की किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की बिलिंग हो रही है वो कंज्यूमर अप्लाई कर सकता है नेट मीटरिंग के लिए। लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप जिस वेंडर से सोलर सोल्यूशन इंस्टॉल करवा रहे होते हो वही आपके बिहाफ पे अपने लाइसेंस के थ्रू नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं उनके पास AEDB का लाइसेंस हो, और आप ड्यूरिंग योर एग्रीमेंट दूसरे से डिमांड कर सकते हैं कि आपके पास AEDB का लाइसेंस है तो मुझे प्लीज़ दिखाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन से सोलर पैनल्स और इन्वर्टर सबसे बेस्ट है। टॉकिंग अबाउट जनवरी 2022, अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें तो अभी मार्केट में 595 से लेकर 640, 650 वॉट तक के पैनल्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली मार्केट में एक ट्रेंड ये है कि आप जिस वेंडर या कंपनी के पास जाते हो तो उसके पास जो स्टॉक या जो पैनल्स अवेलेबल होते हैं वो वही पैनल्स की तारीफ करते हैं, आपको बताते हैं कि यही पैनल सबसे बेहतर है। तो आप तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करें और आपकी खुद से एक होमवर्क होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पैनल और ये इन्वर्टर, इनमें से अगर कोई इन्वर्टर अवेलेबल है तो ये मुझे चाहिए। अगर आपने अपना होमवर्क किया होगा तो जो वेंडर या जो कंपनी आपको सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है उसको भी आइडिया होगा कि हाँ इन्होंने होमवर्क किया हुआ है तो हम इनसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते, हम इनको बहुत ज़्यादा ओवरकोट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना होमवर्क इस बारे में कंप्लीट रखें किसी भी सोलर सोल्यूशन कंपनी के पास जाने से पहले। अगर इन्वर्टर्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि हर सिस्टम का रिकमेंडेड इन्वर्टर डिफरेंट होता है। लेकिन नॉर्मली जो आजकल ब्रांड्स यूज़ हो रहे हैं, अगर हम ग्रिटेड इन्वर्टर्स की बात करें तो उसमें हवावे, गुडबी, सोलस, फ्रोनियस, SMA इन्वर्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें तो आजकल नाइट्रॉक्स, इन्फिनी, गुडबी के हाइब्रिड इन्वर्टर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, लेकिन आपने जो भी इन्वर्टर चूज़ करना है आपने ये चेक कर लेना है कि वो आपके पैनल्स के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। और उसको चेक करने का एक प्रोसीजर होता है, आप पैनल्स और इन्वर्टर्स की डेटा शीट डाउनलोड करें और उसमें जो पैनल्स के शॉर्ट सर्किट करंट एंड वोल्टेजेस हैं उनको अगेंस्ट द MPPT रेंज जो कि आपकी डेटा शीट के अंदर गिवन होगी वहाँ से चेक कर लेना है कि ये दोनों मैच कर रही हैं या नहीं है। इसमें हम एक बहुत डिटेल वीडियो एक सेपरेट बनाएंगे जिसमें आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर द टाइम बिंग आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं सोलर सोल्यूशन की बात करते हुए, वो होता है स्ट्रक्चर। आप जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं हम उसकी जो मिनिमम वारंटी है वो इन्वर्टर की 5 ईयर्स की होती है। अगर आप हवावे का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो 10 ईयर्स की वारंटी होती है उसके अगेंस्ट उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप स्ट्रक्चर कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सोलर पैनल्स को एक स्पेसिफिक हाइट पे लगाते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप नीचे के एरिया को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत कम एरिया में इंस्टॉलेशन हो जाती है। लाइक अगर 10 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 600 स्क्वायर फीट के अंदर आपका 10 किलोवाट का सोलर शेड बन जाता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर की यूज़ करें तो प्रॉपर्ली H बीम का स्ट्रक्चर यूज़ करें और हमेशा जो आपने इसकी आपका जो कॉलम है उसकी जो माउंटिंग है वो आपने लेंटर से करवानी है। आपके रूफटॉप पे चाहे टाइल्स हैं चाहे चिप्स हैं, आपने उनकी चिपिंग करवाकर उसे आपका जो भी वेंडर है उसे आपने कहना है कि आप लेंटर तक जाओ, लेंटर के ऊपर बेस प्लेट को रावल बोल्ट करो और उसके बाद इसके ऊपर एक ब्लॉक बनवाएं कंक्रीट का, जिससे इसकी जो स्टेबिलिटी है इसमें इजाफा हो जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड L2 L3 स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि उसका जो गेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। 12 गेज स्ट्रक्चर रिकमेंडेड है 540 वॉट टू ऑनवर्ड जितने भी बड़े पैनल्स आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है। तो जो भी स्ट्रक्चर है 2.5 mm या 12 गेज का होना चाहिए। और इसमें आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर लोग यूज़ करते हैं जो कि रस्ट फ्री होता है और उसमें जो आपने नट बोल्ट्स यूज़ करवाने हैं वो SS के होने चाहिए। देन एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आप एक ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें बैटरीज का एलिमेंट ऐड हो जाता है। सो बैटरीज किस तरह की लगवानी चाहिए? नॉर्मली जो मैं बैटरीज रिकमेंड करता हूँ वो ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं, क्योंकि आजकल अगर हम सिटीज़ की बात करें तो हमें इतना ज़्यादा बैकअप नहीं चाहिए होता, क्योंकि ऑलरेडी हर घर में उसका एग्जिस्टिंग UPS या इन्वर्टर्स या जनरेटर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर तो आपको बैकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ जो UPS की वायरिंग है उसके ऊपर सोलर सोल्यूशन बैकअप देता रहे, तो उसमें आप ट्यूबुलर बैटरीज कैन वर्क फाइन फॉर यू।
और अगर हम इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो इनकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैकअप चाहिए, आपका लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लिथियम आयन बैटरीज या लिथियम आयन सेल्स यूज़ करें क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की इस एपिसोड से सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग सोलर सोल्यूशन और आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए और हमसे पूछिए, नीचे कमेंट कर दीजिए और हम ज़रूर इसका आपको जवाब देंगे। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।